शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। दिस इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या भारत का संविधान। और भारत के संविधान में हम बात कर रहे थे अबाउट पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स या अपने मौलिक अधिकारों के बारे में। फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हम बात करते हैं अबाउट फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकारों के बारे में। चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट हमने आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में बात की थी, जिसमें आर्टिकल 17 में हमने बात की थी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता का अंत के बारे में, भारत से छुआछूत के अंत के बारे में। और आर्टिकल 18 में हमने बात की थी अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल्स या उपाधियों के अंत के बारे में। क्लियर हो गई बात? तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा मौलिक अधिकार, हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट, हेडिंग डाल लीजिए, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका उल्लेख आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक प्रोविजंस किए गए हैं राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता का अधिकार। सबसे पहले लिखेंगे आर्टिकल 19(1), लिखेंगे फॉलोइंग फ्रीडम्स आर गिवन एज पर दिस आर्टिकल। इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। और वो कौन कौन सी फ्रीडम्स हैं, वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं जो आर्टिकल 19(1) के तहत हमें प्रदान की गई हैं। सबसे पहला होता है आर्टिकल 19(1) का ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। हिंदी में लिखेंगे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहने का मतलब किसी के भी समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार, और अपने एक्सप्रेशंस, अपनी अभिव्यक्तियों को या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का जो अधिकार है वो हमें आर्टिकल 19(1) के तहत प्रदान किया गया है। आर्टिकल 19(1) के ए में हमें यह स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसके तहत हम कुछ भी बोल सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिकों को है, अनागरिकों को यह अधिकार नहीं दिया गया है। और इसी आर्टिकल के तहत हम कुछ भी बोल सकते हैं और किसी के भी समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे एक्सेप्शनली हम किसी भी व्यक्ति के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और साथ में हम कोई भी ऐसा बयान नहीं देंगे जो देश की अखंडता और गरिमा के विरुद्ध होगा। यानी कि देश के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया जा सकता है और किसी के भी साथ अपशब्द या गाली गलौच नहीं किया जा सकता है। अदरवाइज डिफेमेशन का मामला भी हो सकता है, मानहानि का मामला भी आपके विरुद्ध दर्ज किया जा सकता है। इसके अलावा और भी कई स्वतंत्रताएं हैं जो हमें इसी आर्टिकल या इसी अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई हैं, जैसे कि इसी के अंतर्गत आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता।
इसी के तहत आती है फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस की स्वतंत्रता। इसी के तहत आता है राइट टू नो, जानने का अधिकार। फ्रीडम ऑफ प्रेस या प्रेस की स्वतंत्रता, राइट टू नो या जानने का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार। प्रेस की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार को भी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ही तहत रखा गया है। इसके अलावा और भी कई स्वतंत्रताएं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ होस्टिंग द नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की स्वतंत्रता। नेक्स्ट, राइट टू रिमेन साइलेंट यानी कि शांत रहने का अधिकार। राइट टू रिमेन साइलेंट या शांत रहने का अधिकार भी इसी आर्टिकल के तहत हमें प्रदान किया गया है। फ्रीडम ऑफ प्रमोटिंग थॉट्स, विचारों का प्रचार प्रसार करने का अधिकार। विचारों का प्रचार प्रसार करने का अधिकार भी हमें इसी आर्टिकल के तहत दिया गया है। ये सारी की सारी वो स्वतंत्रताएं हैं जो हमें आर्टिकल 19(1) के ए के तहत प्रदान की गई हैं। इसके बाद अगला लिखेंगे आर्टिकल 19(1) का बी। अगला लिखेंगे आर्टिकल 19(1) का बी, जो कहता है राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ये हमारा मौलिक अधिकार है कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है या हमारा मौलिक अधिकार है कि हम शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कोई भी सम्मेलन करने की स्वतंत्रता रखते हैं, जैसे कि सार्वजनिक सभाएं, प्रदर्शन, जुलूस। ये सारी की सारी चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था का अभिन्न अंग होती है। इसीलिए इनके संचालन हेतु अगर हमें कहीं पर भी शांतिपूर्वक कोई सम्मेलन करना है, कोई जुलूस निकालना है, कहीं पर धरना प्रदर्शन करना है, भूख हड़ताल करनी है, ये सारी की सारी चीजें आप शांतिपूर्वक कर सकते हैं। बस ध्यान रखें वहां पर कोई भी उपद्रव नहीं होना चाहिए और वहां पर कोई भी व्यक्ति आर्म्स या हथियार लेकर नहीं आ सकता है। अगला आर्टिकल 19(1) का सी, जिसके अंतर्गत आता है राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हिंदी में लिखेंगे संगम या संघ या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। संगम या संघ या सहकारी समितियों के गठन का अधिकार।
किस प्रकार के संगम में आप राजनीतिक दल, समितियां, मजदूर संघ, कंपनियां आदि शामिल हैं? नेक्स्ट, अगली स्वतंत्रता होती है आर्टिकल 19(1) का डी, जिसमें है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने या घूमने फिरने का अधिकार। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण करने एवं घूमने फिरने का अधिकार भारत का नागरिक होने के नाते आपका मौलिक अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है कि आप भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आपको कोई मनाही नहीं है। हालांकि एक्सेप्शनली आप प्रोहिबिटेड एरियाज या प्रतिबंधित क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं, अदरवाइज, है ना, अदरवाइज आप अगर नॉर्थ इंडियन हैं, अगर आप यूपी से, हरियाणा से, पंजाब से बिलोंग करते हैं और अगर आप जाना चाहें भारत के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, तो आपको कोई मनाही नहीं होगी, आप फ्रीली किसी भी भारत राज्य क्षेत्र में घूम फिर सकते हैं, विचरण कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, इसकी कोई मनाही आपके साथ नहीं होगी, आपको कोई भी ऐसा करने से मना नहीं करेगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 19(1) का ई, जिसमें है राइट टू रिजाइड एंड सेटल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। हिंदी में लिखेंगे, भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता या बसने का अधिकार। हालांकि पहले जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था, आप जम्मू कश्मीर के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो सकते थे, डोमिसाइल नहीं हो सकते थे, वहां पर नहीं बस सकते थे, लेकिन अब आप जानते हैं जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर को अब 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया गया है। भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप भारत के नागरिक हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं, बसना चाहें तो बस सकते हैं। ये जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था पहले, लेकिन अब ये जम्मू कश्मीर के लिए भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। इसके बाद आर्टिकल 19(1) के एफ में हुआ करता था राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टीज, यानी कि संपत्ति की अर्जन का अधिकार। लेकिन दोस्तों ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, इस स्वतंत्रता को अब मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया है, अब ये मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। भारत राज्य क्षेत्र का मतलब है भारत के 28 राज्यों और 8 संघ शासित क्षेत्रों से। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स का मतलब 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र। तो भारत राज्य क्षेत्र का मतलब वो क्षेत्र, वो एरिया जो इंडियन टेरिटरी का भाग है, जो भारत का भाग है, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। लिखेंगे, दिस प्रोविजन वॉज रिमूव्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978। इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। और आखिरी स्वतंत्रता जो कि प्रदान की गई है आर्टिकल 19(1) के जी में, जो कहता है राइट टू एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस,
राइट टू एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई वृत्ति, उपजीविका, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अगर आप भारत के नागरिक हैं भाई, तो आपकी मर्जी है, आप किसी भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को चुन सकते हैं और उसे कर सकते हैं। हालांकि स्वाभाविक सी बात है, इसमें इलीगल कार्य नहीं होंगे, इसमें अवैधानिक कार्य आप नहीं कर सकते हैं, इसमें इलीगल कामों को शामिल नहीं किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपको स्मगलर बनना ज़्यादा पसंद है तो आप स्मगलर बन गए, ऐसा नहीं, इलीगल काम आप नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सारी की सारी वो स्वतंत्रताएं हैं जो हमें आर्टिकल 19 के तहत, 19(1) के तहत प्रदान की गई हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछी जाती हैं, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम में अगला आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 20। इसमें है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण। कहने का मतलब, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध होता है, कोई भी ऑफेंस होता है, तो जब तक अपराध उस पर सिद्ध नहीं कर दिया जाता या सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे कुछ संरक्षण प्रदान किया जाएगा, उसे कुछ कंजर्वेशन प्रदान किया जाएगा। और वो संरक्षण क्या क्या होंगे, इसमें आप इसमें 3 कंडीशंस याद रखेंगे। सबसे पहला होता है आर्टिकल 20 का 1, कंजर्वेशन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। सबसे पहला होता है कंजर्वेशन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। अब ये कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर कार्य को करने के बाद कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जिसमें वो कार्य इलीगल है, तो उस कार्य को करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, संरक्षण प्रदान किया जाएगा। कहने का मतलब, अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया गया, लेकिन कार्य करने के बाद एक ऐसा कानून बना दिया गया कि वो कार्य करना अवैध है, इलीगल है, तो उस कार्य के लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके कार्य के करने के बाद ही ये विधि बनाई गई है कि वो इलीगल है। और साथ में ध्यान रखेंगे, व्यक्ति पर जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाएगा, कुछ संरक्षण, कुछ कंजर्वेशन उसे प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, अगला आर्टिकल 20 का 2, जिसमें है प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल पनिशमेंट। दोहरे दंड से संरक्षण। इसका मतलब क्या है? देयर इज अ प्रोविजन फॉर सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। देयर इज अ प्रोविजन ऑफ सिंगल पनिशमेंट फॉर सिंगल ऑफेंस। हमारे देश में एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दंडित करने का प्रावधान किया गया है। एक अपराध को करने के लिए बार बार दंडित नहीं किया जा सकता, बार बार सजा नहीं दी जा सकती। और तीसरी कंडीशन होती है आर्टिकल 20 का 3, जिसमें है कंजर्वेशन फ्रॉम बीइंग अ विटनेस अगेंस्ट ओन। स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण। कहने का मतलब है, किसी भी व्यक्ति को जबरन
किसी भी व्यक्ति को जबरन या जबरदस्ती अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, प्रेशराइज नहीं किया जा सकता है। ये तीनों के तीनों संरक्षण आर्टिकल 20 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, और अगर व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, इसका मतलब ये भारत के नागरिक तथा अनागरिक दोनों के लिए है। इसके बाद अगला लिखेंगे आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। कहने का मतलब जीवन जीने का अधिकार या जीवित रहने का अधिकार हमें किस आर्टिकल के तहत मिला है? आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के तहत। और इसमें कई सारे अधिकार हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे। सबसे पहला लिखेंगे राइट टू लाइफ, इसके अंतर्गत आता है जीवन जीने का अधिकार। चाहे कैसी भी कंडीशन हो, चाहे कैसी भी सर्कमस्टेंसेस हो, आपसे जीवन जीने का अधिकार किसी भी कंडीशन में छीना नहीं जा सकता। चाहे आप भारत के नागरिक हो, चाहे विदेशी हो, ये अधिकार हर व्यक्ति को दिया गया है। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोनों के दोनों ऐसे आर्टिकल्स हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिले हैं, चाहे आप भारत के नागरिक हो या भारत के नागरिक ना हो। इसके अलावा राइट टू फूड, भोजन का अधिकार। राइट टू गुड हेल्थ, ऑब्वियसली अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार। ये सारी की सारी वही फैक्टर्स हैं जो कि जीवन को जीने के लिए या जो जीवित रहने के लिए क्या है, जरूरी है, उपयोगी है। नेक्स्ट, राइट टू गुड लाइवलीहुड, अच्छी आजीविका का अधिकार। ये सारे के सारे वो अधिकार हैं जो विभिन्न वादों के तहत या विभिन्न मामलों के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें शामिल किए गए हैं। इसके बाद एक याद रखेंगे, राइट टू प्राइवेसी, निजीता का अधिकार। राइट टू फॉरेन जर्नी, विदेश भ्रमण का अधिकार। राइट टू फॉरेन जर्नी या विदेश भ्रमण का अधिकार भी आर्टिकल 21 के ही तहत हमें दिया गया है। एक याद रखेंगे, राइट टू शेल्टर, आश्रय पाने का अधिकार। राइट टू पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, प्रदूषण रहित पर्यावरण का अधिकार। ये सारे के सारे वो अधिकार हैं, ये सारे के सारे वो फैक्टर्स हैं जो कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। इसीलिए ये सारे के सारे वो मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमें आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 के तहत प्रदान किए गए हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 21 के ही साथ एक और आर्टिकल जोड़ा गया, आर्टिकल 21A, जिसके अंतर्गत जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन, या शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A के तहत जोड़ा गया राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार। और ध्यान रखेंगे दैट वाज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002।
इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। दैट वॉज एडेड बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2002 के तहत जोड़ा गया और इसमें प्रोविजन किया गया किसका? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आर्टिकल 21A के तहत किया गया। अब यहां पर आप दो महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे। वैसे तो आप जानते हैं कि सामान्य तौर पर हमारे मौलिक अधिकारों से कभी भी हमें वंचित नहीं किया जा सकता, हमारे मौलिक अधिकार हमसे कभी भी छीने नहीं जा सकते, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में, लेकिन आपातकालीन स्थिति में ध्यान रखेंगे सबसे पहला मौलिक अधिकार या सबसे पहला फंडामेंटल राइट जिसे टर्मिनेट किया जाता है या जिसे निरस्त किया जाता है वो कौन सा होगा? आर्टिकल 19। नोट बनाकर लिखेंगे, एज पर आर्टिकल 358 इन इमरजेंसी सिचुएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 19 विल बी सस्पेंडेड। लिखेंगे आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले, आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले अनुच्छेद 19 को निरस्त किया जाएगा और एज पर आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 इन केस ऑफ इमरजेंसी। लिखेंगे अनुच्छेद 359 के तहत, अनुच्छेद 359 के तहत आपातकालीन स्थिति में, अनुच्छेद 359 के तहत आपातकालीन स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है या सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और 358 कहता है कि आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले अनुच्छेद 19 को निरस्त किया जाएगा या निलंबित किया जाएगा। राइट टू फ्रीडम में हमारा आखिरी आर्टिकल है आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 22, आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22, जिसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या अगर किसी भी व्यक्ति को डिटेंशन में रखा जाता है, सबसे पहले तो समझ लीजिए कि व्हाट इज डिटेंशन। बेसिकली डिटेंशन क्या होता है? अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपराध करने की संभावना हमें नजर आती है या हमें ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के द्वारा यह संगीन अपराध किया जा सकता है, तो अपराध करने से पहले ही उसको क्या कर लिया जाएगा? पुलिस हिरासत में रख लिया जाएगा, पुलिस हिरासत में रखा जाएगा ताकि उसके द्वारा वो अपराध ना किया जा सके। दैट इज डिटेंशन। कहने का मतलब किसी के द्वारा अपराध होने की संभावना के चलते उसे हिरासत में रखना ही क्या है? डिटेंशन है। तो अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या डिटेंशन किया या डिटेंशन में रखा जाता है तो उसके लिए भी कई महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कौन कौन सी महत्वपूर्ण बात? लिखेंगे वन शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट
द ऑफेंस बिफोर अरेस्ट। गिरफ्तारी से पूर्व, गिरफ्तारी से पूर्व अपराधी को उसका अपराध बताना अनिवार्य है। वन शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑफेंस बिफोर अरेस्ट। अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, अरेस्ट किया जाता है, तो अरेस्ट करने से पहले उसका अपराध उसे बताया जाएगा, तभी उसे अरेस्ट किया जा सकता है। अगली कंडीशन होती है द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड इन कोर्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। गिरफ्तार व्यक्ति को, गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटों के भीतर न्यायालय में पेश किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, और अगली महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखेंगे, अरेस्टेड पर्सन विल गेट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस। गिरफ्तार व्यक्ति अपने लिए पसंदीदा वकील नियुक्त कर सकता है या चुन सकता है। भाई अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अधिकार तो दिया जाएगा ना कि अगर वो अपनी सफाई में या अपना पक्ष रखने के लिए अपनी पसंद के वकील को चुनना चाहे तो वो चुन सकता है। इस चीज के लिए कोई भी और किसी भी प्रकार की कोई भी मनाही नहीं होगी। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा फंडामेंटल राइट, हमारा दूसरा मौलिक अधिकार, जिसमें हमने बात की राइट टू फ्रीडम या स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। इस सेशन में हम इतना ही रखेंगे।